माँ के दुनिया से जाते ही मेरा 9 साल का भाई मेरे साथ सोने लगा। मैंने नोट किया कि मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ तो मेरी हालत कुछ अजीब सी होती, और इधर मेरा भाई भी स्कूल जाने से पहले कहता, बहन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं हैरान हो जाती, वह मुझसे माफ़ी क्यों मांगता है। मैं समझती थी कि शायद उसने कोई गलती की होगी, इसलिए ही माफ़ी मांगता है। मगर जब मैंने उसकी चोरी पकड़ने की कोशिश करने लगी तो मायूसी के सिवा कुछ भी हाथ न लगता। इस बात ने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया था, क्योंकि मुझे भाई का रोज़ रोज़ माफ़ी मांगना अजीब लगता था। वैसे मुझे उस पर शक नहीं था कि वह ऐसी हरकत कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती थी कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। फिर एक दिन आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली तो अपनी चारपाई का मंजर देखकर मैं अपने होश हवास खो बैठी कि जिस भाई को मैं बच्चा समझती थी वह तो मेरे सोते ही चुपके से। मेरा नाम लवी है। उन दिनों में उम्र में लगभग 19 साल थी। हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, इतने गरीब कि हमारे घर में सोने के लिए बिस्तर के अलावा कुछ नहीं था, और गर्मियों में सिर्फ एक छोटा सा पंखा, जिससे हवा के नाम पर सिर्फ गुजारा ही होता था। उसके आगे हम लोग सोया करते थे। जिंदगी बहुत मुश्किल थी हमारी, लेकिन फिर भी गुजारा तो हो ही रहा था। हालात की वजह से मैं बहुत पहले से ही पैसे कमाने लगी थी। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती तो कभी किसी के घर का काम कर लेती, कभी किसी के कपड़े सीती तो कभी किसी के बच्चों का ख्याल रखती। इस तरह मेरे हाथ में कुछ न कुछ पैसे आते रहते थे। लेकिन मम्मी अभी जिंदा थी, जो कि लोगों के घर का काम भी किया करती थी और कपड़े भी सिया करती थी। उनको ज़्यादा अच्छे कपड़े सीने आते थे। मेरा हाथ भी इतना साफ नहीं था। जिंदगी चल रही थी। पापा इस दुनिया में नहीं थे। मम्मी पापा ने एक दूसरे से मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन फिर पापा अपने घर वालों की बात में आकर मेरी माँ को छोड़कर चले गए। लेकिन उसके 1 साल बाद इस दुनिया में भी नहीं रहे। मम्मी कहती थी कि वे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन माँ और पत्नी में से उन्होंने माँ को चुन लिया और फिर मेरी याद में तड़प तड़प कर मर गए। पता नहीं, शायद हमें या अपने आप को यह तसल्ली देने के लिए कहती थी। अगर इतने ही मजबूर होते और इतनी ही मोहब्बत करते, मेरी माँ से तो कभी छोड़कर ही ना जाते। कहते हैं मर्द जिस औरत को अपना बनाना चाहता है उसके लिए पहाड़ भी हिला सकता है। इसका यह मतलब है कि वह जिसको अपने साथ रखना चाहता है उसे अपने साथ रखने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। पता नहीं कौन सही कौन गलत, लेकिन पापा के जाने से हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। हम लोग यतीम हो गए और गुर्बत ने हमें अपने मुंह में डाल लिया था, जिससे हम अभी तक निकल नहीं पाए थे। मम्मी को देखकर कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे कोई बात छुपा रही हैं। अचानक रात को कहीं चली जाती थी, पता नहीं कहाँ जाती थी। मोहल्ले में उनकी एक ही सहेली थी और उसका पति बहुत ज़्यादा सख्त था। उसके घर तो नहीं जाती होंगी। वह तो दिन में भी मम्मी के आने पर गुस्सा हो जाता था। कहता था इसको तलाक हुई है, तुझे भी तलाक करवा देगी। मम्मी मुझे कहती थी कि यह दुनिया बहुत बुरी है, कभी किसी पर भरोसा ना करना। वह मुझे ऐसी बातें बताती रहती थी जैसे उन्होंने कहीं चले जाना है। कहती थी अपने भाई का ख्याल रखना। मेरा भाई 8 साल का था और 4 क्लास में पढ़ता था, लेकिन बहुत ज़्यादा शरारती था, इसलिए स्कूल से अक्सर उसे निकाल दिया करते थे। फिर जाकर मुश्किल से माफ़ी तलाफ़ी करके बैठ कर आता था। समझाते बहुत हैं उसको, लेकिन समझता नहीं है। पता नहीं क्यों इतना शरारती हो गया था। सर पर बाप नहीं था, शायद इसलिए मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में इतने ही दुख दर्द हैं। पर अचानक से ही एक बहुत बड़ा दर्द मुझ पर टूट पड़ा कि जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। वह काफ़ी समय से बीमार थी। उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी थी, पर कौन सी बीमारी ये पता न चला। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि अचानक से इस तरह नहीं होता। लगता है काफ़ी समय से बीमार थी, पर बताती नहीं थी। और फिर बाद में यह भी पता चला कि रात को छुपकर डॉक्टर के पास जाया करती थी जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। मुझे नहीं जगाती थी कि कहीं मैं परेशान न हो जाऊं। मम्मी के जाने का दुख बहुत बड़ा था। किसी की माँ इस दुनिया से चली जाए, इससे ज़्यादा बड़ा दुख और क्या हो सकता है। और सिर्फ वही समझ सकता है जिसके साथ ये सब कुछ होता है।
क्योंकि माँ का एक ऐसा रिश्ता है जो कभी भी आपका बुरा नहीं सोचती। मम्मी को अपनी मौत के बारे में पहले ही पता था। इस बात का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब उनके कपड़े सीने वाली मशीन के अंदर मुझे एक लेटर मिला। लेटर पर लिखा था कि मैं बीमार हूँ, बहुत जल्द दुनिया से चली जाऊंगी। अपने भाई का बहुत ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद तुम्हें उसका ख्याल रखना है। सबसे छोटा है, रात को डरता है, बच्चों के सामने बहुत बहादुर बनता है, मारपीट करता है लेकिन रात को डरता है और मेरे साथ ही सोता है। अब तुम इसको अपने साथ सुला लिया करना ताकि उसे डर ना लगे। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें क्या कहूँ, मैंने भी मोहब्बत की शादी की थी और मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया, फिर खुद इस दुनिया में भी नहीं रहा। तुम भी अब अकेली हो, तुम्हारी शादी कौन करवाएगा। किसी पर भरोसा ना करना। तुम्हारे इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारा भाई है, वही एक मर्द है जो कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचेगा, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा। और किसी मर्द पर कभी भी भरोसा मत करना। मेरी बात को हमेशा याद रखना। मैं बहुत परेशान थी, कैसे सब कुछ संभाल पाऊंगी, लेकिन मम्मी ने जहाँ ये लेटर रखा था वहाँ पर कुछ पैसे भी रखे थे। उनका कहना था कि कुछ समय तक तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, इसके बाद तुम खुद संभाल लोगी। मुझे पूरा यकीन है अगर यही पैसे अपनी इलाज पर लगा लेती तब भी मैंने मर जाना था, तो फिर तुम लोग खाली हाथ रह जाते। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, काश माँ ने बता दिया होता। भाई भी बहुत दुखी था। काफ़ी समय तक रोते रोते फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब्र आने लगा। रात हुई तो भाई को कहा कि अब तुम मेरे पास ही सोया करो। वह मेरे कमरे में आकर मेरे बेड पर ही सो गया। कुछ हफ्ते इसी तरह गुजर गए। फिर मुझे उसके स्कूल से शिकायत आई कि वो स्कूल नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तो उसे रोज स्कूल भेजा करती थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि दोस्तों के साथ खेलने चला जाता हूँ। मैंने कहा कि कोई वक्त है इस तरह के काम करने का, अभी माँ को गए दिन कितने हुए हैं और तुम मेरा खून जलाने के लिए बैठे हो। और कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसके साथ खेलते हो, तुम्हारे बाकी सारे दोस्त स्कूल में होते हैं। वह कहने लगा कि नया दोस्त बनाया है। मैंने कहा तो आज से छोड़ दो दोस्त बनाना, इसमें भी पैसे लगते हैं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मेरी तो पढ़ने की उम्र निकल गई है। तुम तो पढ़ लिख कर कुछ बन जाना, ये ना हो कि तुम भी अनपढ़ रह जाओ। मैं तो कपड़े सी लूँगी, लेकिन तुम क्या करोगे। उसको अच्छी तरह समझा दिया। वह कहने लगा कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, फिक्र नहीं करो। मैंने कहा कि मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, कभी छुट्टी नहीं करूँगा। पहली बार था कि इतनी आराम से उसने बात समझ ली थी, वरना तो समझता ही नहीं था। मैंने उसे प्यार से कहा कि हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं, हमारे पास वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है। हमने कुछ बनकर दिखाना है, अपनी माँ का नाम रोशन करना है। उसने कहा कि ठीक है। फिर एक दिन सुबह सुबह कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जब मैं नींद से जागी तो मेरी हालत बहुत अजीब ही हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि टांगें टूट रही हैं। मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा था। फिर सोचा कि शायद आजकल ठीक से खाना नहीं खाती, क्योंकि हमेशा माँ को याद करती रहती हूँ। रोती रहती थी, भाई के सामने नहीं रोती थी, नहीं तो वह भी उदास हो जाता। मुश्किल से उठी, भाई के लिए नाश्ता बनाया और इसको स्कूल भेज दिया। उसके बाद भी तबीयत खराब हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जल्दी से कोई डॉक्टर के पास ले जाए। मेरी भी एक सहेली थी जो सामने ही रहती थी, उसके घर चली गई। उसने घर में दर्द की गोली पड़ी थी। उसने कहा कि गोली खा लो और आराम नहीं किया तो डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। वह बेचारी भी मजबूर थी, उसके घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। उसकी माँ भी उसे हर वक्त कोसती रहती थी कि तेरा रिश्ता हो जाए, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा मोटी थी। उस वजह से उसका कोई रिश्ता नहीं होता था। जब मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो वह मुझे मेरे घर ले आई और मेरे साथ ही आ गई। उसने कहा कि तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कि तुम्हें पता है पिछले दिनों मेरे लिए किसका रिश्ता आया था। मैंने कहा कि वो तो सौरभ का आया था। कहने लगी हाँ सही कहा। उसके और ज़्यादा बोलने से पहले ही मैंने कहा कि उसके साथ रिश्ता करने से तो अच्छा है कि तुम आत्महत्या कर दो। हाँ लेकिन मेरी माँ कहती है कि इसके पास पैसे तो है, इसलिए इसको घर पर बुला लिया। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि तुम्हारी माँ को क्या हो गया है, इससे अच्छा तो वह तुम्हें जहर दे दे,
और उस व्यक्ति के साथ तुम्हारी शादी ना करवाएं। लेकिन फिर मेरी दोस्त ने भी मुझे बात बताई। वह सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी दोस्त ने कहा कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा कि वह पागल है, उसकी शक्ल है तुम्हें रिजेक्ट करने वाली। उसे तो कोई जिंदा लड़की मिल जाए तो इस बात पर भी शुक्र करना चाहिए। दरअसल वह हमारे मोहल्ले का सबसे भद्दे चरित्र का व्यक्ति था। उसकी एक शादी हुई थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी को मार दिया था और अभी वह आते जाते हर लड़की पर नजर रखता था। उसका कोई कारोबार था, लोडिंग का, ट्रकों के अंडे पर काम करता था और वहीं पर गंदे गंदे लोगों के साथ उसके संबंध भी थे। ऐसी जगह पर किस तरह के लोग आते जाते हैं, इस बात से तो सभी भली भांति जानते हैं। वह भी इसी तरह का था। मैं हैरान रह गई कि मोहल्ले के सबसे चरित्रहीन, बदशक्ल और बदसूरत इंसान ने मेरी अच्छी खासी दोस्त को कैसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब मेरी दोस्त ने कहा कि वह कहता है कि मुझे कोई और अच्छी लगती है और उसका नाम राशि है, उसका मतलब कि वो मेरी बात कर रहा था। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि पूरे मोहल्ले में सिर्फ मैं थोड़ी हूँ जिसका नाम राशि है, और भी तो कोई रहती होगी लड़की जिसका नाम राशि होगा। वह कहने लगी, मुझे ऐसा लगा जैसे वह तुम्हारी बात कर रहा है। मेरे दिल को ऐसा लगा। मैंने कहा कि तेरे दिल को कुछ भी लगता रहता है, वैसे भी मेरे आगे पीछे कौन है जो मेरे रिश्ता करवाएगा। तो दोस्त ने कहा कि क्या तू शादी नहीं करेगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, पहले अपने भाई को देख लूं, उसके बारे में सोचूं। जिंदगी बड़ी मुश्किल है, मेरे आगे बहुत कुछ है, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसने कहा कि मैं तेरी मदद करूँगी हर हवाले से, जितना भी मुझसे हो सकेगा। खैर मेरी तबीयत को कुछ सुकून हासिल हुआ तो मैं वहाँ से चली गई और मैं इस बारे में सोचती रही कि मेरी बात तो नहीं कर रहा था, लेकिन अगर मेरी बात कर रहा था तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वह मोहल्ले की हर लड़की के पीछे होता था। एक दिन मेरा भाई सुबह सुबह उठा तो कहने लगा कि दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ। मैंने कहा कि क्या हो गया, नींद में तो नहीं बोल रहे हो। तो कहने लगा नहीं, नींद में नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, और चला गया। आजकल मेरे साथ भी कुछ अजीब हो रहा था। मैं रात को सोती और मुझे होश नहीं रहता और सुबह मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती। मेरा भाई रोज़ सुबह उठकर मुझसे माफ़ी मांगता। मैं हैरान रह जाती कि वह मुझसे माफ़ी मांग क्यों रहा है। फिर मैंने सोचा कि उसने घर का कोई नुकसान कर दिया है, या मैंने पैसे रखे हैं वह उसने उठा लिए हैं, तभी मुझसे माफ़ी मांग रहा है। मैंने सारे घर में चीज़ें देख ली, सब कुछ अपनी जगह पर पड़ा हुआ था। वैसे भी इस घर में कोई इतनी कीमती चीज़ तो नहीं थी, पैसे भी अपनी जगह पर ही पड़े थे। उसका मतलब कि ये बात नहीं थी, फिर मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा था। मैं उसके स्कूल चली गई, वहाँ जाकर पता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आजकल कोई छुट्टी नहीं करता और पढ़ाई में तो इतना खास अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मेहनत करे तो पास हो जाएगा। लेकिन स्कूल से भी कोई मसला नहीं था, तो फिर वो मुझसे माफ़ी क्यों मांगता था। उसने मुझे 500 रुपये ला कर दिए। मैंने कहा कि ये कहाँ से आए हैं, तो कहने लगा मुझे गिरे हुए मिले। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो। उसने कहा सच बोल रहा हूँ, सड़क पर मिले हैं इसलिए मैं ले आया। मैंने उससे पैसे ले लिए, अगर उसके पास छोड़ देती तो उन पैसों के गेम खेलाता। लेकिन आजकल तो लोग अपने पैसों के मामले में इतने कंजूस हैं कि 1 रुपये भी नहीं गिराते। उसको 500 कहाँ से मिल गए। फिर मैंने उसके बिस्तर की तलाशी ली कि यह चोरी वगैरह तो नहीं कर रहा, किसी से उधार तो नहीं ले रहा है। लेकिन मुझे इस तरह से कोई बात पता न चली। फिर यह मुझसे माफ़ी क्यों मांगता है। मेरी तबीयत तो अब भी ख़राब हो रही थी और रात को बेहोशी की तरह नींद आती थी। एक दिन मैं सब्जी लेने जा रही थी कि वहीं सौरभ रास्ते में मिल गया। उसने मेरा रास्ता रोक लिया और कहने लगा कहाँ जा रही हो, मैं मदद कर देता हूँ। मैंने कहा कि दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा ना करो ऐसा। मैंने कहा तुम्हारे लिए मेरे पास मेरी ज़िंदगी का 1 मिनट भी नहीं है। इस बात पर वह बुरी तरह से हंसने लगा, इतनी ज़ोर से हंसने लगा कि उसकी सांस बंद होने लगी। ऐसे हंस रहा था जैसे मुझ पर हंस रहा हो। मैं चली गई और सोचने लगी कि यह पागल है। मुझे अपने भाई पर शक नहीं था, वह कोई गलत हरकत नहीं कर सकता था। हाँ, वह शरारती ज़रूर था, लेकिन बुरा इंसान नहीं था। चोरी करना या किसी की जेब से पैसे निकालना ऐसे नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास पैसे होते थे। एक दिन उसने मुझे 1000 रुपये दिए। मैंने कहा कि अब ये कहाँ से आए,
तो कहने लगा मैंने मजदूरी की है। ने कहा तुम्हारे हालात हैं मजदूरी करने के, क्या मजदूरी की है? तो कहने लगा कि मैंने ईंटें उठाई हैं। लेकिन उसके हाथों या कपड़ों को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि झूठ मत बोलो मुझसे, तू मेरी कसम खाने लगा। मैंने सोचा कि मेरी झूठी कसम नहीं खाएगा, उसका मेरे अलावा है ही कौन। लेकिन फिर भी शक हो रहा था, मुझे न कोई गड़बड़ ज़रूर लग रही थी। इसलिए सोच लिया कि इस पर नज़र रखनी होगी, पता तो करना ही पड़ेगा कि क्या बात है। पता नहीं, मेरा भाई वैसे ही बड़ा शरारती था और उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी, इसलिए मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी थी। 8 साल का बच्चा क्या मजदूरी करेगा, और क्या ऐसे ही हमेशा गिरे हुए पैसे मिलते रहते थे? कोई ना कोई तो बात थी। लेकिन सारा कुछ चेक करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने उसके दोस्त से पूछा और स्कूल भी पता किया। मैंने उसका बैग चेक किया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा शायद मुझे वहम हो रहा है। सुबह सुबह उठकर मुझसे माफ़ी मांगता था, इस बात की क्या तुक थी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन रात को मैं बहुत परेशान थी। मैंने खाना नहीं खाया और उस रात मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरा अपना भाई मेरे साथ यह सब कुछ करेगा, और उसकी इस हरकत की वजह से मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी का रुख बदल जाएगा। आधी रात को मेरी आँख खुल गई, लेकिन जब से मेरा भाई मेरे साथ सो रहा था, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। यूँ तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी, लेकिन आज मेरी आँख खुल गई क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। शायद खाली पेट होने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे साथ मेरा भाई सो रहा था। मैंने महसूस किया कि लाइट तो बंद थी, लेकिन अचानक से उसने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा और मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या बेहुदा हरकत कर रहा है मेरे साथ, पागल तो नहीं हो गया? मैंने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन जब मैंने उसका हाथ झटक दिया और उसका हाथ मेरे हाथ से टकराया तो मुझे महसूस हुआ कि ये किसी बच्चे का हाथ नहीं है। लाइट ऑन की और यह देखकर मेरे पहलू में कौन सो रहा है। मेरा तो जैसे दम निकल गया और मैं चीखने चिल्लाने लगी। उस शख्स ने आकर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी हालत ख़राब हो गई कि यह मेरे कमरे में क्या कर रहा है। मेरे कमरे में था वह कोई और नहीं बल्कि सौरभ था, जो भी मेरे मुंह पर हाथ रख कर खड़ा था। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? किस तरह मेरे कमरे में आए? वे कहने लगा कि क्या हो गया है, पागल मत बनो, तुम्हें आज होश कहाँ से आ गया? तुम तो इस वक्त बेहोश होती हो। मैंने कहा कि क्या मतलब, क्या कह रहे हो, यहाँ पर क्या करने आते हो? उसने मुझे सारी कहानी बताई कि तुम्हारा भाई मेरे साथ मिला हुआ है, मैं उसको महीने के पैसे देता हूँ। मैंने उससे कहा है कि तुम्हारी बहन मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। और फिर मैंने उसे कहा कि तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो, लेकिन दुनिया वालों से डरती हो। वो रोज़ तुम्हारे खाने पीने की चीज़ में नींद की दवाई मिलाता है। जब तुम सो जाती हो तो वह चला जाता है और मैं इस कमरे में आ जाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जो भी होता है वो तो तुम समझ ही सकती हो। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं हैरान रह गई। मैंने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि देखो, जो कुछ भी हुआ है हमारे बीच है, अगर किसी को नहीं बताओगी तो अच्छा है। बेहतर यही है कि तुम ये बात कभी किसी को भी ना बताओ। मैं मानता हूँ मैं बुरा हूँ, मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए तुम्हारे छोटे भाई को बेवकूफ़ बनाया, उसे इस्तेमाल किया, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि तुम जैसा इंसान मोहब्बत की शादी की बात करता है, तुम जैसे इंसान से इस तरह की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता है। उसने कहा कि ठीक है, फिर जाओ, बता दो, सबको इतनी बदनामी हो जाएगी कि उठाकर मोहल्ले से बाहर फेंक दिए जाओगे। मैं तो कह दूंगा कि मुझे खुद ही बुलाती थी, मुझसे पैसे भी मंगवाती थी। इसका भाई मुझसे पैसे भी लेता था, इसका भाई इसकी दलाली करता था। मैं बदनाम कर दूंगा तुम्हें और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया वाले मेरी बात पर यकीन करेंगे। बेशक मैं गंदा मर्द हूँ जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरी बात मानी जाएगी। यह ज़माना ऐसा है, मेरी जान, यहाँ मर्दों की ही इज्जत होती है, चाहे वे चरित्रहीन हो या ना हो। औरतों की कोई इज्जत नहीं होती, चाहे वे कोई भी हो। अकेली औरत है इस घर में, क्या कर रही है किसी को क्या पता। तुम्हारे भाई को एक थप्पड़ लगेगा ना तो सारी कहानी बता देगा, और यह साबित करने में देर नहीं लगेगी कि तुम खुद भी उससे दलाली करवाती थी और मैं तुम्हारा पहला ग्राहक नहीं था। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ खाकर उसने कहा कि मैं तुमसे 1000 थप्पड़ खा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ,
मेरे साथ शादी कर लो। मैं सारी रात रोती रही, अपने भाई के भी पास गई, उसकी बुरी तरह मारा भी। वह रोने लगा। मैंने उसको सारी हकीकत बता देनी थी, लेकिन क्या बताती? उसको क्या पता था कि उसने क्या किया था? क्या वह यह सब कुछ समझ सकता था? उसी को बेवकूफ़ बनाकर सौरभ ने सब कुछ किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सौरभ के सामने मेरी इज्जत लुट चुकी थी और वह मुझे आसानी से चरित्रहीन बदनाम साबित कर सकता था। मैंने उसके साथ शादी करने की हामी भर ली, लेकिन मैंने उससे कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं। वह यह कि सारे गंदे काम छोड़ दोगे, मेरे अच्छे पति बनकर रहोगे। अगर तुमने कोई गलत काम किया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। उसने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करना। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। उसने मेरे साथ शादी कर ली। उसने अपना घर बेच दिया और मैंने अपना घर छोड़ दिया। अपने भाई को लेकर हम यह मोहल्ला छोड़ गए। अभी राकेश के साथ ही रहती हूँ, उसकी पत्नी बनकर। पता नहीं, लेकिन उसने मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। वह घर का खर्चा उठाता है और मेरे भाई की फीस भी भरता है, उसको स्कूल भी छोड़ कर आता है और उसका ख्याल भी रखता है। जो बात मैं उसे कहती हूँ मान लेता है, जो चीज़ मंगवाती हूँ ला देता है। कहता है तुम्हें किसी बात की तकलीफ़ नहीं होगी। मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, लेकिन शायद उसकी इतनी हैसियत ना होते हुए भी वह अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है कि मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कहूँ, बस यही मेरी ज़िंदगी की कहानी है। यह हकीकत है और हकीकत ऐसी ही होती है। हमें सब्र करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। हम करते हैं और हमारी ज़िंदगी इसी तरह गुजरती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।